Prove that the surface area of the sphere is equals to the curved surface area of circumscribed cylinder. एक्चुअल में यहां पे एक सिलेंडर एक स्पेयर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब उसको हर साइड से टच कर रहा है. तो स्पेयर एंटायरली इसके अंदर है. स्पेयर का कोई भी पार्ट इसके बाहर नहीं होगा और सिलेंडर पूरी तरीके से स्पेयर को सर्कमस्क्राइब करेगा. तो हमें प्रूव करना है कि दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा. अब जब ये सिर्फ एक लाइन दे दी ना कि सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर, सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर का मतलब यही हो गया कि एक सिलेंडर है जो स्पेयर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. कुछ भी मेंशन नहीं होगा, बस इतना काफी है ये समझने के लिए कि हो ना हो सिलेंडर की और स्पेयर की रेडियस या रेडाई आपस में इक्वल है. ऑब्वियस ही बात है, ये अगर सिलेंडर की रेडियस है और स्पेयर की रेडियस है तो ये इतनी हाइट जो होगी ये भी r प्लस आर मिलके 2r बन जाएगी और ये 2r हाइट किसके इक्वल हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर के. आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, इजी सी चीज है. सो CSA ऑफ स्पेयर is equals to 4 pi r square. First, CSA of cylinder 2 pi r h. अब h की वैल्यू हम लोगों ने क्या डिड्यूस करी यहां से कि h is equals to 2r है. यहां से उठा के h की वैल्यू पुट करी. सो 2 pi r टाइम्स 2r क्या बन गया? 4 pi r square. So this is CSA of cylinder which is circumscribing a sphere within itself. तो अगर ऐसा कोई सिलेंडर है जिसके अंदर पूरा एक स्पेयर आ जाता है, बिल्कुल H to H टच करता है, टॉप टू टॉप टच करता है, तो उस केस में दोनों के लिए सरफेस एरियाज इक्वल होंगे. कौन से? इसका तो टोटल सरफेस एरिया, स्पेयर का तो टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth from digging evenly spread out to form a platform of 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक ना कुआं खोदा जा रहा है, एक वेल को खोदा जा रहा है. ऑब्वियसली वेल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? सिलेंडर की फॉर्म में होता है. अब इस वेल को खोदने के बाद में, डिग करने के बाद में जो अर्थ निकल रही है उस अर्थ से क्या बनाया जा रहा है? एक प्लेटफॉर्म. यहां से ना जितनी भी अर्थ निकली, अर्थ मतलब जितनी भी यहां से डर्ट निकली, उस डर्ट से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया. अब प्लेटफॉर्म के लिए हमें क्या दे रखा है? प्लेटफॉर्म के लिए हमें दो डायमेंशन दे रखे हैं, 22 by 14. 22 by 14 प्लेटफॉर्म या तो क्यूबॉइडियल होगा या क्यूबिकल होगा. तो देखो दोनों डायमेंशन अलग अलग हैं, 22 by 14. और क्या मांग लिया गया हमसे? हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म. मतलब हो ना हो कि प्लेटफॉर्म हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा? क्यूबॉइडियल. तो ये हमारा प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा होगा जिसके हमें दो डायमेंशंस गिवन है. तो पहले इसको थोड़ा रंग भर देते हैं, फिर बात करेंगे इसके डायमेंशंस की. किस कलर में चाहोगे प्लेटफॉर्म? व्हाइट कलर का बना दिया. देखो 22 by 14, इसकी लेंथ ले लो 22 मीटर और इसकी ब्रेथ ले ली 14 मीटर. हमें ना इसका थर्ड डायमेंशन नहीं पता, इसकी हाइट हमें वही निकालनी है. अब आते हैं जरा सिलेंडर पे. सिलेंडर की जो डेप्थ है वो है 20 मीटर. 20 मीटर डीप मतलब सिलेंडर की हाइट बन जाएगी ये. और सिलेंडर के डायामीटर है 7 मीटर. सिलेंडर की डायामीटर है 7 मीटर. तो जितना वॉल्यूम यहां से अर्थ का निकलेगा उतने ही वॉल्यूम का ये प्लेटफॉर्म बन सकता है. तो ये क्वेश्चन होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के. एक बॉडी को जब दूसरी बॉडी में कन्वर्ट कराया जाता है बिना कोई उसका पार्ट छोड़े, तो दोनों बॉडीज के वॉल्यूम सेम बने रहते हैं. आसान सी बात है. तो हो ना हो जितनी डर्ट यहां से निकलेगी इस सिलेंडर के शेप में, सिलेंडर से सिलेंड्रिकल जगह से खाली करके, उतनी डर्ट से या उतनी अर्थ से ये प्लेटफॉर्म बनेगा. तो हमें क्या करना है? हमें एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है दैट वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल. अच्छा, प्लेटफॉर्म का शेप कैसा है? क्यूबॉइडियल. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर। बस हमें ये वैल्यूज पुट करनी, हमारा काम खत्म हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू एच, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रेडियस कितनी, देखो डायामीटर 7 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, 7/2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई हमारे पास में 20 मीटर। बस LHS और RHS को सिंप्लीफाई करो, H आपके सामने है, देखो यहां से H क्या बन जाएगा, पाई की वैल्यू रखी 22/7, ये हो गया 7 इंटू 7/4, साथ में आ गया 20, और यहां से 22 इंटू 14 डिनोमिनेटर में चल जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 7 से एक 7 कैंसिल, 7 से ये वाला 14 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स, बचा क्या सिर्फ 10/4, और 10/4 होता है 2.5, तो आंसर विल बी 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर का वो प्लेटफॉर्म बनेगा। आसान सी बात है। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट of a solid hemisphere of radius r। एक solid hemisphere है, बना लेते हैं एक हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस r है। ऑब्वियसली अगर मैं यहां पे इसकी रेडियस बना रहा हूं तो यहां पे भी सेम रेडियस r ही होगी। अब इसमें से हमें एक कोन को कार्व आउट करना है, मतलब इसको जगह जगह से छील देना है, कार्विंग करनी है ना हमको, इसकी कार्विंग करके कोन बनाना है। इसमें से सबसे बड़ा कोन जो हम बना सकते हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमसे ही पूछा गया। सबसे बड़ा कोन अगर मुझे बनाना है इसमें से, तो एक कोन को ना इसमें फिट करके देखते हैं कि सबसे बड़ा कोन क्या बन सकता है इसमें। सबसे बड़ा कोन वो होगा जिसका बेस इस हेमिस्फीयर के बेस से एकदम मैच हो जाएगा, लाइक बेस की रेडियस और हेमिस्फीयर की भी, लाइक कोन की बेस की रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, हेमिस्फीयर की बेस की रेडियस के। और कोन की हाइट क्या हो पाएगी, सिर्फ और सिर्फ हेमिस्फीयर की हाइट के इक्वल। पर हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, उसकी रेडियस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कार्व आउट अ कोन फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, then the radius of cone must be equals to radius of hemisphere, जो कि हमें क्या दे रखी थी r, and height of the cone that also must be equals to the radius of hemisphere, isn't it, which is r। तो इस वाले कोन के लिए हमें हाइट पता पड़ गई जो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है। इस वाले कोन के लिए हमें उसकी रेडियस पता पड़ गई जो कि ऑब्वियसली रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड कोन क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दैट विल बी 1/3 पाई, आर की जगह आर ही आएगा, बट एट एच की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या बन जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। दैट्स व्हाट हमें निकालना है कि किसी हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस आर है उसमें से सबसे बड़ा जो कोन आप कार्व आउट कर सकते हो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि हाइट ऑफ दिस कोन मस्ट बी इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ दिस कोन मस्ट बी इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। आसान सी बात है, उसके बाद में सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। Two spares of same metal weighing 1 kilogram and 7 kilogram, the radius of the smaller spare is 3 centimeter. The two spares are melted to form a single big spare. Find the diameter of new spare. जो हमें दे रखा है ना, पहले हम लोग उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो हमारे पास में ना दो स्पेयर्स हैं, एक थोड़ा सा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है उससे, क्योंकि मुझे कैसे पता पड़ रहा है, उसके मास से। छोटे वाले का मास उसने बोला है 1 kg, बड़े वाले का मास बोला है 7 kg। उसने छोटे वाले की रेडियस भी दी है, इसको ना मैं m1 बोल देता हूँ, इसको मैं m2 बोल देता हूँ। उसने छोटे वाले के लिए रेडियस भी दी है r1, दैट इज
3 सेंटीमीटर। बड़े वाले की रेडियस नहीं दी, धोखा कर दिया, रेडियस नहीं है। इन दोनों को लिया, इन दोनों को मेल्ट करा और मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बना दिया। अच्छा, जो बड़ा स्पेयर बनेगा, हमें इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? हमें इसके बारे में एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन है कि इसका जो वेट होगा 1 और 7 kg का मिला के होगा, तो मतलब इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा? 1 + 7 बोले तो 8 kg। और मान लो इसकी जो रेडियस है वो R3, अब ये बड़ा है तो मैं इसकी रेडियस अंदर दिखा सकता हूँ, वैसे इसके भी अंदर दिखा सकता था, ये बहुत छोटा है, इसके अंदर नहीं दिखा रहा। आसान सी बात है ना, जब आप दो चीज़ों को मेल्ट करोगे, एक नई चीज़ बनाओगे, तो ऑब्वियसली उन दोनों का मास ऐड होके ही न्यू वाला स्पेयर बनाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, किसी भी बॉडी के मास का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी बॉडी के मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। होता है क्या? होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चलो इसका वॉल्यूम लिखते हैं। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R3 का क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। इसका मास कितना है? 8 है, 8 ले लिया मैंने इसका मास, विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R3 का क्यूब इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को इस रो वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तीनों स्पेयर सेम मटेरियल से मिलके बने थे, तो इसकी भी डेंसिटी रो, इसकी भी डेंसिटी रो, इसकी भी डेंसिटी रो। मुझे अगर ये रो मिल जाए, क्या मिल जाए? मुझे ये डेंसिटी पता पड़ जाए, तो मैं यहाँ से R निकाल सकता हूँ, और मैं एक बार R निकाल लूंगा तो मुझे क्या पता पड़ जाएगा? द न्यू डायामीटर, द डायामीटर ऑफ न्यू स्पेयर। ठीक है, तो इसकी हेल्प, मतलब ये करने के लिए हमें हेल्प कौन करेगा? फर्स्ट वाला स्पेयर, क्योंकि फर्स्ट वाले स्पेयर की हमें रेडियस पता थी, प्लस हमें उसका मास भी पता है। तो देखो, फॉर फर्स्ट स्पेयर में अगर फॉर्मूला बनाऊं इसके मास का, तो मास का मतलब इसका वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई R1 का क्यूब इनटू इसकी डेंसिटी, दैट इज रो। अच्छा, m1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 1 किलोग्राम, तो मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4/3 पाई R1 का क्यूब इनटू रो। अब अगर मुझे रो चाहिए, तो रो मैं ऐसे नहीं निकाल सकता कि इस पूरे डेटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, राइट? सो R1 की वैल्यू वैसे मेरे पास में है, मैं बाद में पुट कर लूंगा। सो ये क्या बन जाएगा? 3/4 पाई, या फिर ऐसे नहीं लिख के 1/4/3 पाई R1 का क्यूब। तो ये मुझे क्या मिल गया? डेंसिटी ऑफ दिस मेटल। और यही डेंसिटी अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक अननोन वेरिएबल होगा, रेडियस। तो मैं यहां से रेडियस निकाल लूंगा। तो टाइम गवाए बिना हम लोग सीधा इसको पुट करते हैं। इसको मैंने बोला 1, क्योंकि ये सारा काम पहले होना चाहिए था। इसको मैंने बोला 2। तो फ्रॉम 1 इन 2, फ्रॉम 1 इन 2, तो 8 किसके इक्वल हो जाएगा? 4/3 पाई R3 का क्यूब अपॉन, देखो रो की वैल्यू क्या है? 4/3 पाई R1 का क्यूब। तो मैं इसलिए चीज़ों को कैंसिल आउट नहीं करता हूँ, क्योंकि चीज़ें खुद ब खुद बाद में कैंसिल आउट हो जाती हैं। मैं ये बोलना चाहता था, इस वजह से मैं चीज़ों की वैल्यूज पुट नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब देखो, बहुत आसान है। सो 8 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? R3/R1 का होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे पावर 3 आ रही है, तो इसको भी हमें कुछ ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जहां पे क्यूब लग जाए। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? R3/R1 का क्यूब। हमने क्या लिया? क्यूब रूट लिया दोनों साइड, जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं वैसे क्यूब रूट लिया। क्यूब रूट लिया तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R3/R1। तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R3 की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ R1। मैंने R1 की वैल्यू पुट ही नहीं करी अब तक, मैंने पुट ही नहीं करी, मैं भूल ही गया था। अच्छा भी हुआ, पुट कर देते तो हम फालतू की कैलकुलेशन कर देते। तो R1 की वैल्यू देखो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो नया वाला स्पेयर आया ना, इसके लिए रेडियस कितनी आ गई? R3 इज इक्वल्स टू 2R1, मतलब 2 × 3 बोले तो 6 सेंटीमीटर। बट इसने हमसे क्या मांगा है? फाइंड द डायामीटर ऑफ न्यू स्पेयर। तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, यहां से आपको पता है कि डायामीटर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ R3। तो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड डायमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये भी
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का ही क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी कि वॉल्यूम की जगह मास कंजर्व हो रहा है। ठीक है, जितने दो स्पेयर्स के मास थे उनको मेल्ट करके जब नया स्पेयर बनाऊंगा तो ऑब्वियसली इन दोनों का मास ऐड होके वहां हमें उस स्पेयर का जो फाइनल स्पेयर बनेगा उसका मास वही आएगा, राइट। और हमने वही लॉजिक काम में लिया। और बाकी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दिमाग में रखना, काम की चीज होती है, कभी भी काम आ जाती है, आसान सी बात है। Three metallic solid cubes whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are melted and formed into a single cube. Find the surface area of the cube formed. तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मर्जी समझो, तीन अलग अलग क्यूब्स हैं, जिन तीनों क्यूब्स की हमें साइड्स दे रखी हैं 3, 4 एंड 5। इन तीनों को मेल्ट करा, मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया। हमें उस न्यू क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। ऑब्वियसली हमें न्यू क्यूब का वॉल्यूम पता पड़ जाएगा। कैसे पता पड़ जाएगा? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हम लोग जानते हैं। ये हो गए हमारे चारों क्यूब्स, फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब और थर्ड क्यूब, तीनों को मेल्ट करा, बदले में मिल गया फोर्थ क्यूब। फर्स्ट क्यूब की साइड A1 बोल रहा हूं, A1 कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। सेकेंड क्यूब की साइड A2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। थर्ड क्यूब की साइड A3 दैट इज 5 सेंटीमीटर। और जो फोर्थ क्यूब बना उसकी साइड हमने बोल दिया A4। तो हो ना हो इन तीनों का वॉल्यूम मिला के उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब। तो LHS के अंदर जो तीनों का वॉल्यूम होगा तो दैट विल बी A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? A4 क्यूब के। तो हमें उस क्यूब का वॉल्यूम पता पड़ जाएगा। वॉल्यूम पता पड़ जाएगा तो हम साइड पता लगा लेंगे, साइड पता लगा लेंगे तो सरफेस एरिया तो निकल ही गया, सरफेस एरिया निकालना था। ठीक है, सो A1 का क्यूब मींस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू A4 क्यूब। हमें फाइंड आउट करना है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 इज इक्वल्स टू A4 का क्यूब। 116 इज इक्वल्स टू A4 का क्यूब। तो हो ना हो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A4 का क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब, दोनों साइड पे क्यूब रूट लिया तो A4 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता लग गया है? इस फोर्थ वाले क्यूब की साइड। अब हमसे क्या पूछा गया था? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फॉर्म्ड। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्म्ड will be 6 times A4 का स्क्वायर। तो 6 टाइम 6 का स्क्वायर अगेन 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका वॉल्यूम भी 216 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका एरिया भी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आसान सा क्वेश्चन था। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in his field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time tank will be filled? सिनेरियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये ना पाइप है, अब इस पाइप को उसने कैनाल से कनेक्ट करा हुआ है। कैनाल से हमें ज्यादा कोई मतलब है नहीं है, कैनाल के कोई डायमेंशन नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन। और दूसरा, ये पाइप आके इसके फील्ड में रखे हुए एक टैंक को फिल कर रहा है। टैंक का शेप जो है वो है सिलेंड्रिकल। इस पाइप के लिए हमें डायमेंशन मिला हुआ है एक, उसका डायामीटर। द डायामीटर ऑफ द पाइप इज 20 सेंटीमीटर। सो इसको मैं D1 बोलूंगा। D1 इज 20 सेंटीमीटर। और यहां से वाटर फ्लो इन कर रहा है और कहां जाके गिरेगा? उस टैंक में। वाटर के फ्लो की ना हमें स्पीड दे रखी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे। वाटर की फ्लो की स्पीड दे रखी है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। इस पे भी आने वाला हूं मैं थोड़ी देर में कि इसको कैसे यूज करेंगे। अच्छा, बात करते हैं टैंक की। टैंक की डायामीटर हमें दे रखी है D2 विच इज 10 मीटर, एंड इसकी हाइट दे रखी है H2 ले रहा हूं मैं इसके लिए, विच इज 2 मीटर। आपको ना वो टाइम निकालना है जितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। क्या निकालना? वो टाइम निकालना है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको टैंक का वॉल्यूम पता पड़ गया,
तो आपको ये तो पता है कि इसको भरने के लिए कितना पानी लगेगा, जितना टैंक का वॉल्यूम उतना आपको वाटर का वॉल्यूम निकालना है। अब वाटर कौन लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है। अब वो कितना वॉल्यूम पानी लाएगा वो आपको पता पड़ गया कि पाइप से कितने वॉल्यूम पानी आना चाहिए, ऑब्वियसली टैंक के वॉल्यूम के इक्वल। बट इसमें से पानी का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्योंकि आपके पास में पाइप है, पाइप का सिर्फ डायामीटर दे रखा है और रेट ऑफ फ्लो दे रखी है। रेट ऑफ फ्लो मतलब स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर की हेल्प से ही हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। देखो जरा सोच के देखो, मेरे पास में ना एक सिंपल सा पाइप है, मुझे इसका डायामीटर पता है, डायामीटर से मुझे टेक्निकली रेडियस पता पड़ गई। वॉल्यूम के लिए मुझे रिक्वायर्ड होता है, सिलेंड्रिकल पाइप के वॉल्यूम के लिए मुझे रिक्वायर्ड होता है उसके एक तो रेडियस, क्योंकि पाई आर स्क्वायर मुझे चाहिए, और साथ में एच चाहिए। एच का मतलब लेंथ हो गई। लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, लेंथ निकालने के लिए आपको चाहिए होता है स्पीड इनटू टाइम। आसान सी बात है ना, लेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। तो टेक्निकली हमारे पास में जो स्पीड है, मान लो टी टाइम तक ऑन करने के बाद में ये टैंक भर गया। आपको क्या मानना है कि अगर हम टी टाइम तक वाटर को फ्लो होने दें तो ये टैंक फिल हो जाएगा, बस। तो जितना वॉल्यूम यहां से पाइप से आ रहा है टी टाइम में, वो सेम वॉल्यूम किसका होगा, टैंक का वॉल्यूम होगा जिसको वो फिल कर रहा है। बस आपको इस लॉजिक को यूज करना है और इस लॉजिक की हेल्प से आप टाइम टी निकाल सकते हो। तो फटाफट से क्वेश्चन को एक बार फिर से अरेंज करते हैं। डायग्राम भी थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। अब हम लोग मान लेंगे दैट लेट्स से टैंक फिल्स इन टाइम टी। इस टी को मिनट लेना चाहते हो या सेकंड लेना चाहते हो या आर लेना चाहते हो, वो चॉइस आपकी है। मैं टी आर ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं वो अभी आपको दिख जाएगा, क्योंकि स्पीड मुझे दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को मैं लिखने वाला हूं 3000 मीटर पर आवर। टाइम को मैंने सेम रखा, बट किलोमीटर को मीटर में इसलिए चेंज करा क्योंकि ये सारे डायमेंशन मीटर्स में। डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब वाज 20 सेंटीमीटर, राइट। सो रेडियस ऑफ दिस ट्यूब विल बी 10 सेंटीमीटर, बट मुझे इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स के अंदर। तो R1 कितना हो जाएगा, 10/100 मतलब 0.1 मीटर। ये इसकी रेडियस हो गई। और यहाँ पे डायमेंशंस जो टैंक है उसके ओके हैं, बस हिल गए थोड़े से। इसका डायमेंशन इसका डायामीटर था D2, तो इसकी रेडियस हो जाएगी R2। R2 विल बी 10/2 5 मीटर। करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है। मैंने बोला था कि टैंक टी टाइम में फिल हो रहा है और टी आवर्स में फिल हो रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो ऑफ वाटर शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक तो तभी फुल होगा ना जब जितना पानी फ्लो होके आ रहा है वो सेम वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम पानी फ्लो होके आ रहा है वो सेम वॉल्यूम टैंक का हो। तो वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए आपको लगाना होता है हमेशा एरिया इंटू हाइट। याद है शुरुआत में मैं एक चीज बोलता था कि वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है एरिया इंटू हाइट। अब जो पाइप है वो किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में। तो सिलेंडर का शेप का एरिया क्या हो जाएगा, मतलब उसके फेस का एरिया, दैट विल बी पाई R1 का स्क्वायर। हाइट मतलब कितनी डिस्टेंस पानी चल के आया है। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में इसको लिखोगे V इंटू टी से। ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। इवन इस पाई आर स्क्वायर की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो फॉर नाउ। ये मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं शॉर्टकट करने के लिए। एरिया ऑफ पाइप इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पानी फ्लो करके आ रहा है, इनटू टाइम जो कि आपने माना हुआ है। ठीक है, और सामने टैंक का वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम भी कैसे होगा, उस टैंक का एरिया, ऑब्वियसली जो भी एरिया होगा उसका बॉटम का, इनटू उस टैंक की हाइट। तो इसके लिए तो मैं डायरेक्टली वो यूज कर रहा हूं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं। दैट इज यहां पे मैं ऐसे लिखने वाला हूं, पहले तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। शॉर्टकट बनाने के लिए मैं यहाँ पे टी, मतलब आपको ट्रिक सिखाने के लिए मैं यहाँ पे टी छोड़ रहा हूं, और सामने क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप टाइम्स स्पीड ऑफ वाटर। अब आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो जब भी आपको टाइम निकालना है। आपको स्पीड ऑफ वाटर निकालना हो, स्पीड ऑफ वाटर को ऊपर भेज देना, टाइम को नीचे भेज देना।
आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप निकालना हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप को ऊपर भेज देना, टाइम को नीचे भेज देना। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे टेक्निकली वाटर का वॉल्यूम ही निकाल रहे हैं। वाटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इनटू वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू द पाइप एंड टाइम जो हमने अज्यूम करा था इस क्वेश्चन के अंदर। बस आपको वेरिएबल्स पुट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर, R2 इज 5 का स्क्वायर इनटू उसकी हाइट इज 2 मीटर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 मतलब 0.1 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी निकाली थी? 3000 मीटर पर आवर, 3000 मीटर पर आवर, राइट। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स 2, ऊपर न्यूमरेटर में 50 हो रहा है, 50 नीचे हो रहा है 0.001, स्क्वायर करा ना तो 0.001 इंटू 3000 करा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, राइट। तो 50/30, 50/30 मतलब 5/3 आवर। आंसर इज 5/3 आवर्स। क्यों ना इसको मैं मिनट्स में चेंज कर लूँ, 5/3 आवर्स थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा देखने में, तो 5/3 आवर को मुझे मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए किसी भी टाइम को जिसको कि आवर्स में दे रखा है उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 × 60/3, 3 से काटा, कितना हो गया यहाँ पे 20, तो आंसर क्या हो गया? 100 मिनट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये पाइप इस टैंक को पूरे 100 मिनट में फिल कर देगा, ठीक है। अब कहानी का लॉजिक याद रखो, जब भी आप पाइप का क्वेश्चन देखो, कैनाल का क्वेश्चन देखो जहां से वाटर फ्लो करके आ रहा है, तो वाटर का जो वॉल्यूम इनफ्लो करके आ रहा है, जितना बह के आ रहा है उतना ही वॉल्यूम स्प्रेड हो जाएगा एरिया में। इस टाइप के क्वेश्चन अब एनसीईआरटी में नहीं है, पहले होते थे, इंपॉर्टेंट भी होते थे, पर अब ये वाला पोर्शन हटा दिया इन लोगों ने, बट एडिशनल नॉलेज के लिए मैं करवा रहा हूँ सो दैट आपको पता रहे कि इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन थे काम के। The surface area of 3 adjacent faces of a cuboid are x, y and z. Find the volume of cuboid. हमें क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के सरफेस एरिया दे रखे हैं और हमसे मांगा गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। पहले तो रंग भर लिया जाए। मान लो इस क्यूबॉइड की लेंथ L है, इस क्यूबॉइड की ब्रेथ B है और इस क्यूबॉइड की हाइट H है। 3 फेसेस है ना, मैं 3 फेसेस को कलर भी कर देता हूं अलग अलग। ये बॉटम फेस ब्लू वाला, इसको हम फेज 1 बोलेंगे हमारे लिए। दिस इज फॉर अस द फेज 1। हमें इसका सरफेस एरिया दे रखा है। फिर ये साइड वाला फेस, इसको हम ले लेते हैं रेड। इसका भी हमें एरिया दे रखा है। एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत छोटा है, वीडियो लंबा बने इसलिए मैं इसको कलर कर रहा हूं। एक फेस का एरिया x है, एक फेस का एरिया y है और एक फेस का एरिया z है या z है। अच्छा बताओ, बॉटम वाले का एरिया कैसे निकालोगे आप? रेक्टेंगल है तो बॉटम वाले का एरिया LB = क्या हो जाएगा? x, गिवन है ना। ऐसे लेफ्ट वाले का एरिया कैसे निकालोगे? BH, B × H, रेक्टेंगल है, राइट। यहां तक आ रही है इसकी हाइट, ठीक है, ऐसे पूरा यहां तक आ रहा है इस तरीके से। तो BH कितना हो जाएगा? Y। देन थर्ड, फ्रंट वाला फेस, फ्रंट वाला फेस जो है वो क्या हो जाएगा? LH, और LH कितना बन जाएगा? Z। थर्ड, आपसे क्या मांगा गया? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज L × B × H। L × B × H होता है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आपसे ये मांगा गया है। अब जरा फर्स्ट सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करके देखना आपस में क्या बनता है। जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में आता है LB BH HL = X Y एंड Z। टेक्निकली आपके पास में 2 बार L आ रहा है, टेक्निकली आपके पास में 2 बार B आ रहा है और टेक्निकली आपके पास में 2 बार H आ रहा है, मतलब L² B² H² = XYZ। तो LBH
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड, और LBH विल बी रूट एक्स वाई जेड. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड whose areas of three adjacent face was x, y and z. कितना आसान क्वेश्चन था. A sphere and a cube have same surface areas. Then the ratio of the side of the cube and the radius of the sphere will be. Sphere and cube के surface area same है. For sphere, the surface area will be total surface area 4 pi r square. And for cube, अब इसने कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ कि सरफेस एरिया कौन सा है, तो हम लोग TSA लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. इन दोनों को इक्वल दे रखा है और हमें रेशियो निकालना है द साइड ऑफ द क्यूब एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो 6a square is equals to 4 pi r square, a square upon r square is equals to 6 upon 4 pi. So a upon r will be root 6 upon 4 pi. 2 से कैंसिल करा, so root 3 by 2 pi. This is the ratio which we had to find. इतना आसान सा क्वेश्चन है, a ratio r. The ratio of the side versus the radius of a sphere when they both share the same surface area. आसान सी बात है, easy. A cylindrical jar of radius 6 cm contains oil. Iron spheres, each of radius 1.5 cm, are immersed in the oil. How many spheres are necessary to raise the level of the oil by 2 centimeters? Rusty Crow वाली गाने सुनी है? Once upon a time there was a crow. He was very thirsty. He was running here and there in search of water. He observed an old pot filled with water, but the water level in the pot was not that much high. So he started to drop stones or pebbles in the pot and water began to rise up. तो होता क्या है, जब भी आप किसी बॉडी के अंदर, बॉडी मतलब एक सॉलिड बॉडी होनी चाहिए जिसका वॉल्यूम हो, दूसरी सॉलिड बॉडी को डालते हो, तो वो दूसरी बॉडी जो आपने डाली है वो पहली वाली बॉडी में अपना स्पेस बनाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर अगर वाटर कंटेंट है, ऑयल कंटेंट है, तो वो ऊपर जाता है. और ये सारी पढ़ाई वो कौवा करके आया हुआ था, मतलब वो क्रो कम से कम 10th पास था. ठीक है. सो क्या हो रहा है अब ये एक सिलेंड्रिकल जार है जिसके रेडियस है 6 सेंटीमीटर. हाइट वाइट कुछ नहीं दे रखी है. ठीक है. क्वेश्चन की ब्यूटी है इसमें कोई हाइट नहीं है जार की, बस इसके अंदर आयरन के छोटे छोटे स्पेयर्स डाल के इसका लेवल अप करना है हमें. तो ये आयरन का स्पेयर है और इसको इस जार में ड्रॉप करा गया. रंग भर देते हैं. इसको इस जार में ड्रॉप करा. अब ऐसे कितने स्पेयर हम इसमें ड्रॉप करें कि ओवरऑल इस ऑयल की हाइट इंक्रीज हो जाए बाय 2 सेंटीमीटर्स. तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ रहे हो कि कितने स्पेयर्स इसके अंदर गए, जितना कि ये नया लेवल ऑफ ऑयल होगा, मतलब इस नए लेवल ऑफ ऑयल पे आने के बाद में ये जो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा ना ऑयल का, उतने स्पेयर्स इसके अंदर गिरे. तो बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है. तो आपको क्या लिखना है, इंक्रीज या चेंज, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स. तो पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लिया करो और फिर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बना लिया करो. तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑयल. अब इस कंटेनर में ऑयल का वॉल्यूम किस फॉर्म में होगा, या ऑयल का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में, क्योंकि ये खुद भी सिलेंडर है. अब उस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर. भाई जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ऑयल का वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो हुआ है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर काम में लेंगे. तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पे मैंने 1 और 1 यूज करा फॉर सिलेंडर. ठीक है. और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
तो n नंबर ऑफ स्पेयर्स गिराए, और स्पेयर के लिए वॉल्यूम हम लोग क्या लिखते हैं 4/3 पाई, यहां पे मैं r2 का क्यूब लिख रहा हूं। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बता देता हूं। r1 इज द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज 6 सेंटीमीटर, h1 is the height of the rise in the level of oil that is 2 centimeter, and r2 is the radius of these small spheres which were supposed to fall in this liquid। और ऐसे n स्पेयर गिराए हैं तब जाके लेवल राइज हुआ है 2 सेंटीमीटर से। तो हम लोग ये n ही ढूंढ रहे हैं। तो n ढूंढने के लिए पहले तो LHS और RHS में देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। पाई से पाई कैंसिल, आपको चाहिए n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर h1 अपॉन 4/3 r2 का क्यूब, बस वैल्यूज पुट कर दो। तो n इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर, r1 कितना था 6 का स्क्वायर, h1 कितना 2 अपॉन 4/3 r2 का स्क्वायर मतलब r2 का क्यूब 1.5 का क्यूब। सो n इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स 2 अपॉन 4 टाइम्स 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स 1.5। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 3 का हाफ होता है 1.5, तो 1.5 से 3 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर ये जो 1.5 आप देख रहे हो ये 6 को 4 टाइम्स कैंसिल कर सकता है, क्योंकि 3 का हाफ होता है 1.5 और 6 का हाफ होता है 3, इजी सी बात है। और वापस 1.5 से 6 4 टाइम्स कैंसिल हो सकता है। तो कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स गिरेंगे 16। आंसर देखो कितना हो गया 16। आसान सी बात है, कोई दिक्कत?